नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता ईटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त हमारे साथ में लाइव इंटरव्यू में हमारे आज के खास मेहमान हैं दार्शनिक प्रेमजीत सिरोही जी, जो एक्सक्लूसिव लाइव हैं और हम चर्चा करेंगे संपूर्ण समाधान पर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है प्रेमजीत सिरोही साहब आपका ईटीवी न्यूज चैनल। जी जी, सभी का जी। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, आप परिचय कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दर्शक आपको जानते नहीं होंगे, तो आप अपना जो है परिचय आप जो है जी, मेरा नाम प्रेमजीत सिरोही है और मैं मूल रूप से स्वघोषित दार्शनिक हूँ। जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं संपूर्ण समाधान, तो इस तरह की 2 किताबों का मैं राइटर भी हूँ। एक संपूर्ण समाधान मैंने पूरी एक नई व्यवस्था के ऊपर पुस्तक लिखी है, और एक संपूर्ण जीवन दर्शन जो फिलॉसफी के जी। ऊपर एक नई फिलॉसफी है जीवन की, उसके ऊपर एक पूरी पुस्तक है, उसका नाम है संपूर्ण जीवन जी। दर्शन। जी। तो इस पर और हम लोग ये नई व्यवस्था को लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं समझने के लिए, कि ताकि वो समझ सकें, और जब आधे से अधिक लोग इस बात को समझ जाएं तो फिर इसको लाने का काम किया जाए। इस तरह का है। मैं दिल्ली में निवास करता हूं और जी। जगह जगह इसके प्रोग्राम्स के लिए जाता रहता हूं। इसके शिविर भी चल रहे हैं। एक शिविर अभी गुजरात में पूरा हुआ पिछले महीने, संपूर्ण जीवन दर्शन के बारे में। तो संपूर्ण समाधान के भी और संपूर्ण जीवन दर्शन के भी शिविर चलते रहते हैं। भारत में ये लगभग 20 से भी ऊपर स्टेट में ये बातें पहुंच चुकी हैं, और वहां पे टीम बन चुकी है और वहां पे चल रही है। ये किताब भी कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। दूसरा, विश्व के कई देशों में ये बात पहुंच चुकी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, अमेरिका है, और आपका रशिया है। इस तरह के 4-5 देशों में ये बात पहुंच चुकी है, तो वहाँ की लैंग्वेज में ये बात हो रही है। और कई हम लोगों के यूट्यूब चैनल भी हैं, यूएलएम हिंदी, यूएलएम बांग्ला, यूएलएम पंजाबी, यूएलएम रशिया, यूएलएम इंग्लिश। अभी यूएलएम गुजराती भी खुलने वाला है, यूएलएम महाराष्ट्र मराठी में खुलने वाला है। ये किताब मराठी में अभी ट्रांसलेट हो रही है, गुजराती में भी ट्रांसलेट हो रही है। तो इस तरह से ये वर्ल्ड वाइड लगभग हर लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन होगा, और चैनल भी लगभग हर लैंग्वेज में बनेंगे, जो जितनी भी लोकल लैंग्वेज हैं दुनिया की सारी। तो ये पूरी जो व्यवस्था है वो वैश्विक व्यवस्था है, जिसको आप बोल सकते हैं विश्व वसुधैव कुटुंबकम, माने पूरी दुनिया में एक ही व्यवस्था। जैसे अभी 212 जी। देश हैं, तो 212 देश ना होके सारी कंट्री एक विश्व हो, और उसमें एक देश हो। जैसे एक देश में एक देश होता है और फिर बाकी स्टेट होते हैं, इस तरह से। जी, तो शॉर्ट में चलिए, इसका। संपूर्ण समाधान क्या है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को भी बताएं कि संपूर्ण समाधान क्या है। जो लोग आपकी मीटिंग अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग आपसे जी सीधे जी जुड़ जी। नहीं पा रहे हैं, जिनको अभी पुस्तक नहीं मिली है, तो उनको पुस्तक कैसे अवेलेबल होगी? अमेजन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, कहाँ से वो पुस्तक पा पाए? सबसे पहला सवाल। और दूसरा, वो आपको आपसे कैसे जुड़ पाए, वो कैसे आपको जी जी सुन जी। पाए? क्या आप जो जी बता जी। रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट जो आप पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, वो भारत के लोग ही उससे जो है अभी तक रूबरू नहीं हो पाए हैं? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी मुझे मुश्किल से 2 साल शुरू हुए हैं। 2 साल पहले ही शुरू किया था ये, जस्ट लॉकडाउन से 1-2 महीना पहले ही। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो ये ऑनलाइन ही जा रहा है। और जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, तो तब से दोनों तरह से जा रहा है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। और संपूर्ण समाधान का ये है कि वो एक ऐसी वैश्विक पूरी व्यवस्था है जिसमें नए ढंग का अर्थशास्त्र है। माने वहाँ पे करेंसी सिस्टम नहीं है, विदाउट करेंसी पूरा सिस्टम है। और इस तरह का है कि आप जन्म से लेके और जब तक भी आपका पूरा जीवन है, उसमें जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं वैसी उसमें आप जी सकेंगे। हर एक आदमी, बचपन से लेके हर एक उम्र की लाइफ, वो जिस भी जी। उम्र में है, जैसी लाइफ वो जीना चाहता है, वैसी ये प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड कराएगा। इस तरह की पूरी व्यवस्था है, आपके हिसाब से, रुचि के हिसाब से। जैसी आपको एजुकेशन चाहिए, जितनी चाहिए, फिर एजुकेशन के बाद जो जॉब चाहिए, जैसी चाहिए, फिर बुढ़ापे में पूरी जो एक ऐसी लाइफ कि आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसमें ना बच्चा किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ना युवा किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और ना कोई वृद्ध किसी पर भी डिपेंडेंट है। सीधे सिस्टम पर है उनका सेटिंग, और सिस्टम से उनको जब जो चाहिए, जितना चाहिए, जहां चाहिए, वो सब उनको प्रोवाइड होता रहेगा। 4 से 5 घंटे की वहां जॉब की है, अगर आप 25 से 50 साल की उम्र के बीच में आते हैं। और जॉब भी ज्यादातर चांस है कि आपकी रुचि का ही आपको होगा। इस जी। प्रकार का ये पूरा का पूरा सिस्टम है, एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है।
वर्ल्ड वाइड कॉन्स्टिट्यूशन है जो देश देश में आएगा, पहले एक देश में आएगा फिर और देशों में आएगा, इस तरह से करके। और ये 100% लोकतांत्रिक है। 100% लोकतांत्रिक इस रूप में कि इसमें जो सत्ता की पावर है वो 2400 घंटे जनता के पास रहेगी, किसी नेता के पास या किसी ग्रुप ऑफ नेता के पास नहीं होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है सारी की सारी लोगों के पास, केवल उनको उनका जो जॉब है, उनकी जो काम है वो करने तक की ताकत है बस। वहां पे सत्ता की सारी पावर जनता के पास है। इस तरह से ये पूरा सिस्टम है। इस किताब को आप ऑनलाइन जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे आप पा सकते हैं। ये दोनों किताबें फ्लिपकार्ट पे दोनों किताबें हैं, अमेजोन पे शायद संपूर्ण समाधान, वहां पे संपूर्ण जीवन दर्शन शायद नहीं है, उन्होंने अभी डाला नहीं। एक सवाल है जो मन तो में वो उठ रहा है, हालांकि वो संपूर्ण समाधान के अंतर्गत आता है कि नहीं, लेकिन हमारा समाधान शायद इसमें हो जाएगा। एक सवाल ये है जी कि हम देखते हैं कि जो चालक हैं उनकी लापरवाही की वजह से, कभी कभी हमारी अपनी खुद की वजह से दूसरे की जान चली जाती है। हमारी गाड़ी हम कभी तेज चलाते हैं या फिर बहुत ही साधारण चलाते हैं। जो पैदल जाने वाला है वो तो गाड़ी चलाता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो चपेट में आ जाता है। मैं आपसे एक चीज जी जानना जी चाह रहा हूँ, जब इस देश के अंदर 60 की रफ्तार में और 80 की रफ्तार बाइक और कार के लिए जब निश्चित है, सुनिश्चित कर दिया गया कि आप इसके ऊपर अगर आप चलाएंगे तो अपराध माना जाएगा, और ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा ही होगा। 60 और 80 इसी को रफ्तार माना गया होगा, क्योंकि तभी भारत में भी रखी गई है कि इससे ऊपर अधिक जो है चलाना जो है गैर कानूनी माना जाएगा और कानूनन उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना जी जी चाहता हूँ कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, ऐसे में जो मुकदमा है वो जो लोग करते हैं वो चालक के ऊपर होना चाहिए, गाड़ी वाले के ऊपर होना चाहिए, अथवा कंपनी के ऊपर होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर वो लोग 60 और 40 80 से ऊपर ही अगर रफ्तार ना दे, कुछ विशेष लोगों के लिए भले ही दें, वो भी कोर्ट या कानून के विशेष अनुरोध पर या उनके द्वारा सर्टिफिकेट जारी हो, तो क्या ऐसा संभव है इस समाधान में कि अगर वो 60 की रफ्तार रहेगी तो 60 तक लोग चलाएंगे नहीं? मतलब जाहिर सी बात है कि वो 40 तक या 35 तक चलाएंगे जब 60 की स्पीड जी होगी जी हमारी, क्योंकि हम पूरी स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो हमें भी पता है वाहन खराब हो जाएगा। हम पूरी उसमें चलाएंगे तो वाहन की जो आवाज है वो ज्यादा तेज हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें जो है की जानी चाहिए। तो आप कैसे जी इसको जी देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो एक्सीडेंट हर साल होते हैं, लाखों एक्सीडेंट होते हैं, उनको क्या हम्म। ये इनके ऊपर मुकदमा करके इसको बंद किया जा सकता है? ये मेरा एक सवाल था। हालांकि इतना ये भी एक जिंदगी का अहम हिस्सा है, क्योंकि जिंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे हम इसको देखते हैं? क्योंकि हमने उसके ऊपर, चालक के ऊपर किया, गाड़ी मालिक के ऊपर किया, तो वो कोर्ट में केस जाता है, तो उसके बाद में सब कुछ बंद हो जाता है, रफ्ता दफा। अब हालांकि अगर वो चीज, इसको कैसे आप देखते हैं, और क्या ये उचित है कि इस देश के लोगों को ड्राइवर की बजाय जो है कंपनी के ऊपर भी, दोनों के ऊपर करना चाहिए? जी। हाँ नहीं, एक्चुअली ये भी सरकार का ही विषय है कि अगर यहाँ पे जितने भी वाहन लेकिन ये बिकते सरकार हैं का विषय तो सरकार चलिए एक राज्य में हो सकता है, बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहाँ सरकार है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे देश भी हम जानते हैं जहाँ सरकार है नहीं, गवर्नमेंट नहीं है। तो हम ऐसे में, मेरा नहीं सवाल नहीं ये है कि कंपनी जिम्मेदार है अथवा चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला जिम्मेदार है? इन दोनों के विषय में मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों में से किसके खिलाफ केस किया जाएगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो केस किया नहीं जाएगा। उन्होंने तो अपने रूल बना रखे हैं कि आप क्यों नहीं मान रहे उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि कंपनियों की कितनी जिम्मेदारी है, उनको लेकर के आप कैसे आप देखते हैं कि उनकी वजह से तो जाने जा रही है ना। अगर वो सामान ही नहीं उपलब्ध होगा, वो चीज ही उपलब्ध नहीं होगी, वो रफ्तार उपलब्ध नहीं होगी, तो लोग कैसे बढ़ा पाएंगे? जी। हाँ इसीलिए तो बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनियां भी देश के नॉर्म के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाती है ना। क्योंकि कंपनी पे आप कैसे लगाओगे, अगर अगर नहीं, उनको ये मैं छूट दे कंपनी पर रखी नहीं है बोल रहा हूँ। सरकार ने। आप कैसे देखते हैं उसको? आप कैसे देखते हैं अगर किसी वजह से हाँ एक व्यक्ति भी मर रहा है, तो उसको कैसे, कानून को कैसे हम्म, देखना चाहिए? जी। तो मैं इसको इसी हिसाब से देख रहा हूँ कि व्यवस्था मूलतः जिम्मेवार होती है कोई भी बात के लिए, मूलतः। तो अगर कोई चेंज करना है तो व्यवस्था में करिए, वहां आसान भी होता है और वहां से परिणाम आते हैं। अगर आप आदमी पे छोड़ के रखोगे तो आदमी पे तो ये है कि ठीक है उसने मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन जिसका एक्सीडेंट होगा उसकी क्या गलती है? तो उसकी जान किसी दूसरे आदमी पर क्यों छोड़ी जाए? क्वेश्चन इस बात से उठता है। तो हमें वहां परिवर्तन करना चाहिए जहां से परिणाम ज्यादा आए और सटीक आए और 100% आए। जैसे कि सरकार नियम ही ऐसा बना दे, अगर सरकार ने यहाँ 100 से ज्यादा की स्पीड रखी नहीं है, 90 से 80 से या जितनी भी मैक्सिमम स्पीड रखी है, तो उससे स्पीड ज्यादा दे ना कार में, तो चलाने वाला कैसे ज्यादा कर लेगा? कर ही नहीं सकेगा। मेरा वही सवाल था जी, कि हाँ उससे ज्यादा तो अगर फिर नहीं होगा तो जाहिर सी यस, बात है कि फिर वो उसको बढ़ा नहीं पाएगा। हाँ बढ़ा नहीं पाएगा। और अगर सरकार ऐसा नॉर्म बनाती है तो कंपनी भी उससे ज्यादा की स्पीड दे नहीं पाएंगी। जी। तो फिर जड़ से सेट किया जाए। मेरा जो हिसाब किताब है वो ये है कि
चोर को कुछ ना बोला जाए, सीधा चोर की माँ को जो करना है, चोर की माँ को करो, जो करना है जड़ को करो। जड़ में अगर आप ठीक कर देते हो तो आगे सारी चेन ठीक हो जाती है अपने आप। ऐसा नहीं है कि इधर आपने अब जैसे कि भारत में यही समस्या है कि ये यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि शराब बेचनी है कि नहीं बेचनी है, कि उसके लाइसेंस दिए जाते हैं और फिर उसको ठेके के द्वारा कंट्रोल करते हैं, या कोई ज्यादा ले जाता है तो उसके ऊपर मुकदमा करते हैं, ये करते हैं। भाई अगर शराब गलत है तो आप उसको बनानी बंद करिए, है ना। तो जो चीज गलत है वो सरकार के लेवल से पूरी की पूरी तय हो और वहां से हो सकती है। उसी के लिए मैंने ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था लिखी है। दूसरा सवाल तो मेरा इस पर ये है कि लाइफ में पर्यावरण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि समाधान और संपूर्ण तभी तो जिंदगी, मतलब सबसे पहला तो मेरा यही जो मेरा अपना सोचना है कि जब जिंदगी है तो समाधान है। अगर जिंदगी ही नहीं है, बिल्कुल इतनी खतरे में पड़ी हुई है, तो क्या उसका कोई फायदा नहीं है। पहले जीवन जो है सही बचाने बात के है। लिए मुहिम जो है, जैसे अमेरिका छेड़ता है, ब्रिटेन छेड़ता है, बहुत सारे देश जो आज जो है शक्तिशाली देश है, और वो शक्तिशाली हम्म। हर कार्य की वजह से है, सभी काम करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि एक काम किया जी दूसरा जी। छोड़ दिया, दूसरे पर विपक्ष बोल रहा है। तो आप पर्यावरण को लेकर के कैसे देखते हैं, क्या इस पर चिंतित नहीं होना हो जाना चाहिए विश्व को? जी, पूरी हाँ दुनिया बिल्कुल को लेकर। होना चाहिए। जी जी बिल्कुल होना चाहिए, और विश्व चिंतित भी है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पर अब ये नहीं, संपूर्ण विकल्प है ना। समाधान एक। जैसे 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 हम बात करें भूटान की, तो आप जानते हैं पूरी दुनिया का हाँ सबसे गरीब देश भूटान है, लेकिन उनके जी संविधान में ये चीज है कि आप शादी में जाएंगे तो ये पेड़ लगाएंगे। वहां का वन 60% रहना ही चाहिए, लेकिन वर्तमान में आप देखिए कि 60% रहना चाहिए। पूरे भूभाग पर रहने के लिए जगह भले ही नहीं बचे, लेकिन इस समय जो है 78% वन है भूटान में। तो यहाँ के हाँ जी कानून जी जी। वो चीज नहीं बनाई जा सकती। जब भूटान जैसा अगर देश कर सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता है उस चीज को? हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ कि जो करना है वो कानून से ही करना होता है। तो भूटान ने आपने उदाहरण दे दिया, एकदम सक्सेसफुल उदाहरण है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर देश में, और बल्कि पूरा वैश्विक एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें कानून के रूप में इस तरह की चीजें हों कि हमें जितना पर्यावरण चाहिए, जैसा चाहिए उतना हमें मिले। बड़े जो शहर है वो ना बसें, छोटे छोटे शहर ही बसाए जाए पूरी दुनिया में। एक जगह इतने ज्यादा लोग ना इकट्ठे किए जाएं कि वहां हवा कम पड़ जाए, वहां पानी का सर्कुलेशन ठीक ना हो, वहां उस तरह की चीजें। तो ये कानूनन रूप से ही होनी चाहिए, कानून से होगी तो ही कोई चीज आसान होती है। अगर आप लोगों पे छोड़ेंगे तो वो तो फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो कोई अवेयर है थोड़ा बहुत कर लेगा, जो नहीं है तो नहीं करेगा। तो कानून से ही होना चाहिए पूरा का पूरा, सारा कानून में होगा तो नीचे हो ही जाता है, ये बात। जी, आज के दौर में अगर हम पुस्तकों की बात करें कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पुस्तक को कोई और जरिया है लोगों तक और पहुंचाने का, क्योंकि लोगों के सामने तो बहुत कुछ पड़ा है। गूगल आ गया, जी इंटरनेट सस्ता आ गया, इसके बावजूद भी अगर कोई राजनेता ऐसा बयान दे देता है, वो उसी के बयान को लेकर के शेयर करते रहते हैं, उसके पीछे पड़ताल करते ही नहीं है। अगर हर व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा है तो मिनट के लिए पड़ताल कर सकता है, गलत भ्रांतियां नहीं आगे जो है जाए, जिससे कि भ्रामक खबरों से बचा जा सके, जिस पर मीडिया पड़ताल करती है और उस पर बताती है कि एक्चुअली जो है फैक्ट चेक करते हैं हम लोग और बताते हैं कि एक और गलत है, ये जानकारी भ्रामक है। तो ये काम तो एक आम आदमी भी तो कर सकता है, क्योंकि आम आदमी कहता है भाई हमें बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है तो ये भी तो आजादी। आप ये क्या आजादी का हिस्सा नहीं है कि आप भ्रामक खबरों को बढ़ावा आप दे रहे हैं? ये तो आजादी नहीं हो सकती। आप उनकी पड़ताल करें और आप एक नागरिक होने का भी कर्तव्य निभाएं। मतलब अगर बोलने की आपकी स्वतंत्रता है, आजादी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या नागरिक होने की वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? क्या नागरिक होने की जो जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए वो क्या निभा पा रहे हैं? मैं नहीं, एक तो यहाँ 60% से ज्यादा ढंग से शिक्षा नहीं है किसी के पास। तो उनको मैं नहीं मानता कि ये जिम्मेवारी उनके ऊपर डालनी चाहिए या उनके ऊपर होगी। तो वो इसको ना जांच सकते हैं, ना उनके पास समय होता है, क्योंकि वो अपना दैनंदिन जीवन का जो रोट खाना है, पीना है, शेल्टर है, इस सब की व्यवस्था में से ही उनके पास समय नहीं बचता है। तो वो कहाँ करेंगे? तो मैं नहीं मानता कि जिन्हें आप नागरिक कह रहे हैं उनके ऊपर ये बात छोड़ी जाए। जो लोग अवेयर्ड हैं, नेताओं में अवेयर्ड हों या सामाजिक कार्यकर्ता है वो अवेयर्ड हों, ये उनका काम मैं समझता हूँ। जैसे ये मेरा काम है कि मैं इस चीज को जानता हूं तो मैं इसे मैनेज करूं उन लोगों के लिए। जैसे घर में माता पिता बच्चों के लिए मैनेज करते हैं, बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ देते कि भाई तुम अपना खाना खुद बनाओ, तुम अपने कपड़े खुद बनाओ, तुम काम खुद करो। ऐसे करके नहीं होता है। देश में, दुनिया में हर काम का एक एक्सपर्ट लोग होते हैं, और वही एक्सपर्ट लोग उस काम को करें तो ज्यादा बेहतर होता है। हर आदमी हर काम करे ये करके ठीक नहीं। तो जी, इसलिए व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि लोगों के ऊपर में इस तरह की काम ना छोड़े जाएं कि भाई साहब पेड़ आप लगाओ
और ये आप करो, पार्क आप बनाओ, सड़क आप बनाओ, तो फिर सरकार काहे के लिए है? जी तो सरकार जिन भी कामों के लिए बनाई जाती है, सारे कामों के लिए, उन्हें सरकार करे या सरकार में जो लोग होते हैं वो करें। व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये संपूर्ण समाधान उसी तरह की व्यवस्था है कि यहाँ हर आदमी को हर चीज के लिए अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उसको जो लेकिन काम रहेगा एजुकेशन वो से हम उसी में समझना करेगा। चाहते हैं कि आप किसे एजुकेशन कहते हैं, आपकी भाषा में एजुकेशन क्या है। जैसे कि हम पूरी दुनिया में शिष्टाचार और अभिवादन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा जाने जी जाते जी हैं हर चीज में, चाहे वो पर्दे की बात हो या फिर हम शिष्टाचार के मामले में बात हो। तो हम पूरी दुनिया में जी प्रसिद्ध बहुत पहले से थे और हम सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से आते हैं। तो हम जो जी अभिवादन और शिष्टाचार एक होते जा रहे हैं, जो फॉरेन के लोग हैं वो अपनाते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि एक जी 20 साल का युवक जो है वो कुर्सी पर बैठा है पढ़ने लिखने के बावजूद, और 80 वर्ष का वृद्ध जो है जाकर के उनसे इंसाफ की गुहार लगाता है, हाथ जोड़ करके वो जमीन पर बैठता है। तो ये क्या एजुकेशन जो अंग्रेजों के जमाने से जो चला आ रहा था वही, एक तो बदलाव नहीं हुआ, पहला ये मेरा सवाल है। और दूसरा ये कि जी क्या एजुकेशन यही है जहां पर कोई अभिवादन नाम की चीज ना हो, एक इंसाफ मांगने वाले व्यक्ति को भी बराबरी से बैठने का हक न दिया जाए। आरोपी है तो आप नीचे बिठाइए, लगता है कि हाँ आरोपी तो कम से कम है, उसको बराबरी का जी दर्जा न दीजिए, लेकिन पीड़ित है उसको कम से कम सामने बैठने का तो अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वो इस देश में मालिक का किताब पाए हुए हैं कि इस देश में लोकतंत्र जो है वो जिता है, और ये हमारे सभी जी जी सेवक हैं और ये सेवा जो है करते हैं। तो कैसी एजुकेशन है जहाँ एक जो है एमए क्वालिफाइड व्यक्ति या फिर हम कहें कि एक बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी वो एक बाइक में, अगर बाइक बंद पड़ जाए तो उसको एक अनपढ़ जो है मिस्त्री को बुलाना पड़ता है, उससे गाड़ी सही करवानी पड़ती है। आप विदेशों में चले जाओ, जी वहां 5वीं क्लास तक अगर शिक्षा ग्रहण की है फिर भी वो लोग कार तक खोल डालते हैं पूरी, वो अपने आप ही सब कुछ कर लेते हैं। और यहाँ जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बाद में रोटी तक नहीं बना पाते, सब्जियां तक नहीं बना पाते हैं, उनको ज्ञान भी नहीं है उसके बारे में। तो आप इसको लेकर के क्या कहेंगे कि आज की जो एजुकेशन है, क्योंकि पहले जो एजुकेशन होती थी वो ये होती थी कि आप भूल करके दिखाओ, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, आप भूल करके दिखाओ, आप में हिम्मत हो। फिर जो अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति आई, उन्होंने कहा कि आप याद करके दिखाओ, आप में अगर दम है हिम्मत है तो आप याद करके दिखाओ। तो वो वाला जो अभी ये चला आ रहा है, तो अभी तक याद नहीं हो रहा है। तो जो मेरे 4-5 प्रश्न है उनको आप क्रमवार जो है आप सकते। जी हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता कि पहले कोई बहुत बेहतर शिक्षा थी। उससे तो ये बेहतर ही है अभी जो चल रही है। और इसको मैं इस तरह से आपको बोलूंगा कि आदमी ना खराब से बेहतर को ही एक्सेप्ट करता है, बेहतर को खराब से एक्सेप्ट नहीं करता है, कि खराब से नहीं रिप्लेस करता है। तो जी कोई चीज खराब अच्छी चीज की जगह कोई चीज बुरी चीज रिप्लेस नहीं करता कभी भी, और उसको वो कर भी नहीं सकता। ये पता नहीं क्यों किससे कहानियों में इन लोगों ने बनाया कि पहले कोई बड़ी ऐसी शिक्षा थी और वैसा था वैसा था। अगर उतनी बड़ी शिक्षा थी तो खराब शिक्षा से रिप्लेस कैसे हो गई? खराब शिक्षा वालों को इतना दम कहाँ से आ गया कि अच्छी शिक्षा वालों को रिप्लेस कर नहीं, सके? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, 20 वो साल बात का युवक लॉजिकल जो नहीं है वो लगती। लड़का सामने बैठा है और एक विक्टिम जो सामने है उसको एक सम्मान देने की वो हनक नहीं, उसके अंदर एक यही है कि मैं किंग मेकर हूँ, मैं राजा हूँ। मेरे अंदर ये वाला जो भूत जो हाँ लोगों में सनक जो पैदा है, तानाशाह और शहनशाह हिटलर वाली जो इस देश के अंदर, केवल इस देश में जी रेपिस्ट क्या उन्हीं को माना जाए जो बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं? इस देश का जो बलात्कार आईएएस आईपीएस करते हैं, क्या उनको फांसी नहीं चढ़ा देना चाहिए? अगर 2-4 से चढ़ाई जाए तो मुझे लगता है कि ये जो आईएएस आईपीएस अगर इतनी उच्च शिक्षा लेने के बाद देश का बलात्कार कर जी रहे हैं, माँ के साथ बलात्कार कर रहे हैं, भारत माता का बलात्कार कर रहे हैं, तो ऐसे आईएएस आईपीएस को तो समाज में रहने और जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उस पर तो हमें जो है और फिर ये एजुकेशन कितनी खतरनाक है, कैंसर से ज्यादा, जहाँ 25-25 करोड़ अगर एक घर में निकल आए तो फिर देशभक्ति क्या जी है जी जी और फिर हरामखोरी में क्या? मतलब अंतर तो तय होना चाहिए ना दोनों में। हालांकि मेरे शब्दों से हाँ आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं हमेशा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, तो मैं हमेशा क्रांति की पत्रकारिता ही करता हूँ और उससे मैं हाँ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। शब्दों से लोग आहत होते होंगे, वो जो वो करते हैं और उनका जो सहारा बनते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, लेकिन आप कैसे जी जी समझते जी हैं कि ये एजुकेशन हमें कहाँ से कहाँ ले जा रही है? जी नहीं नहीं, ये भी एजुकेशन कोई बहुत काम की नहीं है। मैं इसलिए एक नई एजुकेशन देने की बात कर रहा हूँ। और एजुकेशन से मतलब समझ लीजिए, एजुकेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है शिक्षण और एक होता है प्रशिक्षण। शिक्षण आपको बताता है ये सारी चीजें कि आदमी कौन है क्या है, प्लस पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर, प्लस एक भाषा, प्लस एक गणित, जो हर एक आदमी के जीवन में डेली बेसिस की यूजेस की सारी चीजें हैं। तो ये भाषा, गणित, संज्ञान और दर्शन एक शिक्षण में इतना होना चाहिए, और ये सभी के लिए होना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि यहाँ सब इंसान ही हैं, सब बराबर ही हैं,
सब ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उस तरह की एक ये पूरा एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। और प्रशिक्षण में कोई एक जिस विषय में उसे जाके सेवा देनी है, जिस विषय में उसे जाके अपना एक्सपर्टीज देना है लोगों को, या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में अपना पार्ट प्ले करना है, उस चीज का उसका एक प्रशिक्षण होना चाहिए मिनिमम। तो ये शिक्षण और प्रशिक्षण की बात होनी चाहिए, और ये भी सब सब बिना किसी अवरोध के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है वो तो शिक्षा प्रशिक्षण ले लेगा, जिसके पास नहीं है वो तो नहीं लेगा। ये अगेन फिर व्यवस्था की प्रॉब्लम है। और जो शिक्षा नहीं लेगा उससे हम फिर शिक्षित व्यक्ति जैसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते। वो अपेक्षा करना ऐसे ही है जैसे किसी लकड़ी से लोहे की अपेक्षा करो कि लकड़ी है लोहे जैसा काम करेगी, वो नहीं करेगी। तो वैसे ही लोग भी नहीं करेंगे। तो इस तरह का शिक्षण होना चाहिए, और इस तरह का प्रशिक्षण। दूसरा जो आपने कहा कि जो अपराधी है उसको सूली पर लटका दो, उसको ये लटका दो, अभी तो यही सब चल रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन मैं कहता हूं कि वो जिस कारण से अपराधी है उस कारण को क्यों नहीं तुम दूर करते हो। आदमी कोई अपराध करने को कोई आदमी प्रेरित क्यों होता है या मजबूर क्यों होता है, उसकी वजहों को देख के तो उसे दूर करें। तो मैंने इसी तरह का सिस्टम पूरा बनाया है कि वहां एक सिंगल आदमी भी किसी अपराध में ना तो जाएगा, और उसको ना कोई मजबूरी होगी ना कोई प्रेरणा होगी किसी तरह की, तो वहां अपराध ही नहीं होंगे। तो इस तरह का चक्कर ही नहीं होगा। दूसरा यह है कि भाई सम्मान तो सबका होना चाहिए ना। कोई अपराधी भी है तो क्या है, इंसान नहीं है क्या वो? चलो आप आज के समय में उसको, एक रेपिस्ट है जिसने बलात्कार कर दिया है, मैं समझता तो हूँ भी तो इंसान नहीं रहा। उसने तो अपनी नहीं, तो इंसानियत भी उसी वक्त खो दी, अपनी पदवी तो उसी वक्त खो दी ना, वो तो इंसान नहीं रहा। नहीं नहीं इंसान से क्या मतलब है? अब जैसे कोई, मेरा अब इंसान जैसे से कोई मतलब भैंस है। केवल इंसान आपकी समझ में क्या है कि मतलब दो पैर जिसके हैं, दो हाथ हैं, दो आंख हैं, दो मुंह है, यस बोलचाल देता है और वो यस इंसान है। सर, विज्ञान की यही परिभाषा है कि जो जिससे पैदा होता है वो वही होता है। भैंस से भैंस ही विज्ञान की पैदा होती है। परिभाषा से ऊपर भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ये समझना अरे चाहता हूँ कि आप सर दूसरी भाषाओं नहीं, में लेकिन भी अगर उसको पूजा जाना हाँ। चाहिए इस हिसाब से, तो अजमा लांगट कसाब अफजल गुरु इन सबकी तो पूजा करनी चाहिए, मतलब घर के बाहर जो है नहीं मुझे लगता है। नहीं ये अभी तो आप दूसरी वाली बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं तो उनको उसी चीज पर आ रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं कि इंसान उनको केवल जमीन दो पे बिठा टांगें देना हो जाने चाहिए भर एक। से अगर कोई इंसान हो सकता हाँ, है तो फिर क्यों ना उसकी फिर पूजा होनी चाहिए। नहीं मैं कह रहा हूं कि किसी की ना पूजा करने की जरूरत है और ना किसी को जमीन में घुसाने की जरूरत है। नहीं, तो उसको लेवल में सम्मान भी बराबर मिलना में चल चाहिए रहा ना, है। वो सम्मानित नहीं व्यक्ति हो चुका है, वो समाज का है। नहीं नहीं सम्मान से क्या मतलब समझते हैं? सम्मान से मतलब इतना ही मतलब रहता हम है उसको इंसान ही कि क्यों माने, जो जानवर जैसे कृत्य करे हम उसको इंसान किस लिए माने। अफजल गुरु को तो हम नहीं मान सकते इंसान, हम नहीं मान सकते हैं जो आतंक फैलाते हैं या बलात्कार करते हैं, वो नहीं कभी तो भी हमारी जो बहन बेटियों को हाँ, समाज में सम्मान नहीं दे सकते, उनको हम नहीं तो इंसान कैसे क्वेश्चन मान ये सकते उठ नहीं तो फिर तो आपसे भी पूछना पड़ेगा ना कि भाई वो आदमी जिसे आप जो इंसान से पैदा हुआ है वो अब इंसान कैसे नहीं है, इसका कारण क्या है? क्या इसके कारण में हैं? आपका और मेरा भी हाथ नहीं है? तो फिर तो हमें भी फांसी लगनी चाहिए। हम्म। इस पर भी तो सोचना बहुत चाहिए ना कि बहुत कोई बार तो आदमी जजों ने भी बलात्कार बोला पे है ना कैसे कि ये पहुंचा। इंसान नहीं है। जी बहुत बार तो जजों ने भी उसकी जो है डेफिनेशन ही नहीं तय कर दी और उसको बोल दिया ना समाज में कि ये इंसान नहीं नहीं तो रह गया जज है, के ये नहीं हैवान वो बन चुका ठीक है है। कई जज। बार ऐसे 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 भी हमारे सामने आए हैं, तो जजों से तो ऊपर हाँ हम नहीं हाँ सोच ले सकते, क्योंकि अगर हम एक सोच बना के चलेंगे फिर तो इस समाज में हर व्यक्ति जीवित रहेगा। हाँ नहीं जीवित रहने की बात नहीं हो रही है। बात सवा इस बात की हो रही है कि कोई आदमी है जिसे आप हैवान बोल रहे हैं, वो हैवान बन क्यों जा रहा है? क्या जजों को उतनी बुद्धि नहीं है ये समझने की कि हमारे ही सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई इंसान जो इंसान पैदा हुआ वो हैवान बन गया? कैसे? नहीं, अब एक अफजल गुरु कैसे कितना ये पढ़ा जादू लिखा हुआ? व्यक्ति था, कहीं मदरसे से नहीं पढ़ करके आया। मैं कुछ विषयों पर आपसे भी जानना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़े से जी कड़वे नहीं जी है, जी ये एक्चुअली देश जानना हाँ चाहता हाँ है। अफजल गुरु जी जो जी है वो प्रोफेसर था। हम अगर बात करें जी जो है ओसामा बिन लादेन के सबसे बड़े आतंकवादी के, तो बहुत बड़ा जो है इंजीनियर था, अभियंता था। तो इतने जो है जी पढ़े जी लिखे लोग, और वो अगर लिस्ट हम निकालेंगे तो बहुत एक लंबी जो है जाएगी। इतना पढ़ने लिखने के जी बावजूद, बिल्कुल ये नौकरी बिल्कुल करने के बावजूद यस भी जो सनक चढ़ती है वो कैसी हो सकती है। जैसे हम हिटलर की अगर बात करें तो पेंटर बनना चाह रहा था, और उसके जी बाद जी में जी उसने कम से कम 1 करोड़ से ऊपर जो है कोशिश तो यही है कि लोग जो बता रहे हैं वो लगभग 39 जो है, आज मैंने सुबह, आज उसकी जयंती भी थी, आज मैंने उसका पूरा चलाया भी, तो जी 39 लाख उसने शायद जो दिए हुए थे, 11 मिलियन, ठीक है, उसने लोग मरवा हम्म दिए द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम हम्म विश्व युद्ध से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक। और वही व्यक्ति जी पूरे जी जीवन जी शाकाहारी रहा, पहली चीज। दूसरा, जी उसने जानवरों के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया कि अगर कोई व्यक्ति जानवर को मारेगा या खाएगा तो उसको जो है वो सजा मिलेगी। तो हिटलर ने जी जो जी है जी इस चीज को कहा, और वो कभी भी जेलों में नहीं जाता था, देखने नहीं जाता था।
और उसको पूरी दुनिया ने ये कहा। लेकिन वही दूसरी तरफ हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मदद दी, भारत की आजादी में योगदान दिया। कोई व्यक्ति जाति से चिढ़ रहा है और उसने जो है उन्हीं चीजों को जो है टारगेट किया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया हुआ था, क्रूरता कर रहे थे। तो कभी कभी क्रूर व्यक्ति के लिए क्रूरता अपनानी पड़ती है। आप कैसे देखते हैं कि अगर सामने वाला क्रूर है, जैसे जो अतीक अहमद का केस हो गया, इतने क्रूर हैं, उनको लोग जो बोल रहे हैं कि हमारे धर्म के हैं, लेकिन जो उसने भी बहुत लोगों को मारा, लेकिन वो हमारे धर्म के हैं। लेकिन जो ताजमहल में, ताज होटल में जो हमला किया है जिन लोगों ने, वो हमारे धर्म के नहीं है। क्यों? अगर नहीं है तो फातिहा क्यों पढ़ा गया? अफजल गुरु हमारे धर्म का नहीं है, लेकिन फातिहा पढ़ा गया, क्यों दफनाया गया? अरे क्यों भाई, मैं ये कहता हूँ कि कानून को या चीजों को देखिए, समाज में जब तक आप उनका समाधान नहीं करेंगे, संपूर्ण समाधान का अर्थ ये है कि दिमाग में समाज की जो चीजें हैं उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत उनके अंदर आ जानी चाहिए, तभी समाधान। दिमाग अगर केवल नियंत्रित करना सिखाओगे कि नहीं, केवल आप घर में बैठ जाइए, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। आपके आसपास कुछ भी गलत चले, आपने कुछ नहीं बोलना है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। तो ये तो मैं समझता हूँ कि फिर एक तरीके से उसने योगी बन जाना चाहिए, तपस्वी बन जाना चाहिए, और उसकी जिंदगी अंत में कट जाएगी, क्योंकि वो गाँव कंदराओं में घूमेगा तो मतलब ही नहीं रहेगा उसका समाज से। देखो इस सब के मूल में है खराब दर्शन। अभी तक के जितने भी दर्शन हैं, वो चाहे कुरान हो, वेद हो, बाइबल हो, गीता हो, ये बौद्धों के त्रिपिटक हो, जैनों के हो, जाने जितने भी टोटल अभी 10, 20, 50 तरह के जितने भी सारे धर्म हैं, रिलीजन्स हैं और उनके दर्शन हैं, वो दर्शन ही सारे इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए हैं। जैसा अभी आपने बताया कि वो जानवरों के मारने पर रोक लगाता है, लेकिन आदमियों को गाजर मूली की तरह मरवा देता है। आप देखो ना, ये कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है आपको कि जानवरों के लिए उसको प्यार है मगर आदमी के लिए प्यार नहीं है। मुसलमान, कोई दूसरा आदमी मुसलमान बन जाए तो उस मुसलमान को उससे प्यार हो जाता है, अगर वो मुसलमान नहीं बनता तो वो उसको जो है दुश्मन की तरह देखने लगता है। ये क्या है? ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं दर्शन की, खराब दर्शन की वजह से। तो जितने खराब दर्शन वो पढ़ के आ रहे हैं या अपने कल्चर में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ये उससे सारे प्रभाव या दुष्प्रभाव ये पैदा हो रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि एक सही दर्शन की स्थापना हो, जैसा मैंने एक लिखा भी है, संपूर्ण जीवन दर्शन एक बुक लिखी है। अगर हम नेताजी की विचारधारा को माने, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को कैसे देखते हैं जो उन्होंने पैदा किया? नहीं, नेताजी बोस की विचारधारा जो है कम्युनिज्म से काफी प्रभावित थी, और आज के हिसाब से देखा जाए तो कम्युनिज्म काफी ठीक है। नहीं जाऊंगा, उस विचारधारा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने भगवान, नहीं तो विचारधारा तो नहीं तो विचारधारा ही तो पूछ रहे हैं आप। हाँ नहीं, मैं एक और विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा की बात करता हूँ कि एक व्यक्ति को खड़े 85,000 लोगों को उन्होंने अर्जुन बना दिया। बोले कि आप देश में लोगों के राष्ट्र के प्रति मरने की भावना पैदा कर देना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्र के प्रति मरने की भावना अगर पैदा हो जाए, नहीं आप सुन लीजिए ना, नहीं गलत, राष्ट्र के प्रति मरने की भावना जिसके अंदर पैदा हो जाए, वो व्यक्ति राष्ट्र का शुभचिंतक हो सकता है, उसका राष्ट्र का बेटा हो सकता है, वो गलत कभी नहीं कर सकता। क्योंकि राष्ट्र जरूरत पड़ने पर राष्ट्र के लिए चढ़ जाना, क्योंकि आज तक जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी कुर्बानियां गई हैं, उनके अंदर राष्ट्र के प्रति कहीं ना कहीं बहुत अथाह प्रेम था, जिनकी वजह से आज हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। नहीं तो आज भी हम भी ब्रिटिश इंडिया में ही होते, ब्रिटिश भारत के अंदर ही होते, अगर उन्होंने अपनी जानें न दी होती। लेकिन उन जानों के लिए तैयार करना, एक शहादत के लिए तैयार करने वाले व्यक्ति को भी हमें देखना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति मरने का भाव अगर जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन आप राष्ट्र का अहित तो सोच ही नहीं सकते। एक अधिकारी और एक आर्मी में सम्मान हम क्यों होता है, अलग अलग उसकी डेफिनेशन है कि एक पुलिसकर्मी भी अपनी जान देता है, वो भी अपनी ड्यूटी करता है, और एक सरहद वाला भी फौजी जो है ड्यूटी करता है। लेकिन सरहद वाले के अंदर राष्ट्र के प्रति मरने का भी भाव है ना, वो दूसरे की जान ले भी सकता है और खुद की जान दे भी सकता है। इस भाव से जो है वो एक तो जॉब कर रहा है और राष्ट्र की रक्षा भी कर रहा है। ये दो चीजें उसको सिखाई जाती है, राष्ट्र के प्रति जान दे सकते हो क्या, और वो इसी वजह से जाता है। उसको मालूम है राष्ट्र के प्रति कभी भी हमारी आहुति जो है, क्योंकि आजादी का दीप जलाना अपने प्राणों से देश नहीं बनता है, गिट्टी मिट्टी मकानों से बड़े कवि की लाइन है। तो जो राष्ट्र के प्रति मरने का भाव अगर शुरुआत से हमारी किताबों में आ जाए, हमारे दर्शन शास्त्रों में आ जाए कि राष्ट्र के प्रति मर सकते हैं क्या, तो वो व्यक्ति कभी, मुझे नहीं लगता है घूस लेगा, कभी राष्ट्र के निवासियों को अपना अलग समझेगा या कुछ ऐसा समझेगा। उसको पूरे सम्मान की दृष्टि से अपने राष्ट्र को संजो करके रखेगा। आप इसको कैसे देखते? मैं इसको भी खंडित वाली विचारधारा ही मानता हूं कि इसको राष्ट्र पर क्यों सीमित कर देते हैं, जब पूरा विश्व है तो सारे विश्व के लोग क्यों ना एक साथ हो जाएं। तो पाकिस्तान यहाँ मतलब कब्जा कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अरे सर फिर वही बात है, अब कब्जा क्यों कर ले? जब मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया एक हो जाए तो उसमें कौन किस पर नहीं कब्जा कर ले? ये कैसे हो सकती है? वो 28% से कब जीरो पर आ गए कब्जा, तो दुनिया एक कैसे हो सकती है? जी। सर कब्जा करना तो राष्ट्रवाद की पॉलिसी में आता है ना, कि एक राष्ट्र हाँ अपने आप को या तो बड़ा करना चाहता है या तो बचा के रखना चाहता है, माने दूसरों के साथ नहीं मिलना चाहता या दूसरों को मिला मिला नहीं नहीं, लेना लेकिन चाहता, वो संस्कृति को दोनों तो के बचाना खिलाफ है। पड़ेगा ना। मतलब कौन कोई सी अगर कहे संस्कृति कि को हमारे बचाना पिता को पड़ेगा? आप अपना पिता मानिए, अगर इस चीज पर कोई व्यक्ति तुल जाए, कल को पता लगे कि पाकिस्तान आ जाए, सारे मंदिर और मस्जिद जिस तरीके से उसने वहां खत्म किए हैं, तो अपने कल्चर को जब हाँ, बढ़ावा दे रहे हैं, कोई भी अगर कल को ये हिंदू राष्ट्र बन जाए और ये किसी पर कब्जा करने चला जाए, मैं दोनों चीजें लेके तो मैं चलता तो हूँ। तो तो मैं तो ऐसे में दोनों अगर को कोई कहे गलत कि बता रहा हमारे हूँ। पिता को ही आप अपना पिता मानिए, तो कैसे, मतलब क्या स्वीकार कर लेना उसको तो चाहिए? इसी हाँ, तो इसीलिए तो बता रहा हूँ ना, उसी के लिए तो बता रहा हूँ कि उसी के लिए तरीका है, उसी के लिए तरीका है एक चर्चा का माध्यम, के भाई आपके पिता को सारी दुनिया अपना पिता मान ले, ऐसा ऐसा आपका आग्रह क्यों है, थोड़ा बताइए। अगर इसमें कोई फायदे वाली बात होगी तो मान लेंगे, अगर कोई नुकसान वाली बात होगी तो आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो चर्चाएं होंगी, उसके लिए तो समझने वाली बात होगी ना। लेकिन जो भी हो, पूरी दुनिया नहीं, एक एक हो ना, व्यक्ति इसमें चर्चा राष्ट्रवाद क्यों होने चाहिए? समझना नहीं चाहता। एक 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 ऐसा भी होता है कि जो न- समझना ही नहीं चाहता, नहीं और जिसने पूरी दुनिया नहीं की नहीं किताबें लाल रंग से नहीं भरी ऐसे पड़ी कर, हैं। अरे सर क्यों नहीं समझना चाहता, इस कारण पर भी तो विचार कीजिए ना, कि कोई आदमी क्यों नहीं समझना चाहता और कैसे समझेगा। नहीं तो फिर आप बुद्धिमान किस बात के हैं? फिर अपने आप को बुद्धिमान बोलना छोड़ दीजिए, फिर मतलब छोड़ दीजिए कि बुद्धिमान की अगर हमारा। वो गर्दन ही काट देगा तो बुद्धिमान कहाँ रहेगा? मतलब जो अरे जिससे सर, बात करेगा वो तो बात ही नहीं करना चाह रहा। हाँ, और अगर बुद्धिमान यही नहीं जान पा रहा है कि तेरी गर्दन कटने वाली है और गर्दन तो यहीं पर तो फिर कैसे नहीं यही कटे, रुक यही तो जाए, डेफिनेशन तो फिर आपको तय बुद्धिमान करनी किस बात पड़ेगी का है ना ना, कि ये बात। इंसान इंसान और जानवर में, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंसान होगा तो सुनेगा ना। इंसान केवल अरे हाथ सर पैरों में हो ये, जाने से नहीं, केवल खून से अगर हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई होते लाल रंग से, तो हाँ मैं ये हाँ चैनल तो पर हाथ दावे से पैरों, कहता हूँ कि हाँ खून। हाँ, तो हाथ नहीं पैरों नहीं के हो नहीं जाने से नहीं बुद्धिमान नहीं, नहीं हो जाता कोई मैं आदमी? आपसे ये चीज कह रहा जी हूँ, मैं अपनी तरफ से ये चीज, अपनी तरफ से नहीं है। अगर केवल खून जो है वो लाल रंग का ही सब में होता, क्या किसी हाँ, जानवर सभी का में खून होता तो है, इंसानों में नहीं चढ़ा दिया जाता? खून से कोई भाई और बहन नहीं हो सकते हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। मेरी अपनी यस सर। विचारधारा नहीं है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वो तो खून तो सभी में लाल रंग का पाया जाता है। लेकिन एक बड़ा जी जो जी। सवाल है इस देश के अंदर, वो ये है कि राष्ट्र के प्रति जो है वो क्यों लोग जो है अपनी ये भावना न रखें, क्यों न रखें? अरे और सर जब अरे सर, ये मैं राष्ट्र के आपको आज जब प्रति सुन रहा था, ये सर यही मैं तो जब गलत आज है ना। आपको सुन रहा था तो मुझे, जी जी, मुझे हाँ, प्रेमजीत जी एक नाम और आ गया है, आपका नाम भी उसी जी आधार पर है। इस चैनल पे पहली जी बार जी बता रहा हूँ, आपने उनको पढ़ा या नहीं पढ़ा है लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। नाम है जी राजा जी। महेंद्र प्रताप, जिन्होंने नहीं मैंने नहीं 29 पढ़ा। अक्टूबर 1915 को जो है एक सरकार बनाई थी, पहली सरकार अफगानिस्तान में कुछ देशों के उसके आजाद हिंद फौज बनाई थी, जिसमें 6000 सैनिक थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो बहुत बाद में बनाई थी, ये आजाद हिंद पहली राजा जी महेंद्र जी प्रताप ने बनाई थी। उनके बेटे जी। का नाम था प्रेम। उन्होंने प्रेम धर्म की स्थापना की, उन्होंने आर्यन जी सेना की स्थापना की, विश्व वैश्विक संघ बनाया, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। जब वो मिलने गए थे लेनिन से, तो लेनिन से पहले मिलने वाले व्यक्ति वो है, नोबल जी जी। जो है प्राइज के लिए उनका नाम जो है आया हुआ था वो 1932 हम्म। ईस्वी में। तो उनका पहला नाम है राजा महेंद्र प्रताप। वो है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपनी जमीन दान दे देते हैं, मथुरा में अपनी जी पूरी जी जमीन दान दे दी। और वो जी पूरे जो है जिस दिन से निकले उसके बाद से अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया, तो पूरी दुनिया में वो भ्रमण ही करते रहे। जो आप बात कर रहे हैं जोड़ने की, मुझे लगता है कि आप उनके बाद में दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप को हमने पढ़ा है, उनके जो बड़बौत्र हैं वो भी करते रहते हैं सारी चीजें। वहां से आने जी के जी। बाद में जब वो आए तो उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। उन्होंने अपना एक अलग से धर्म ही बनाया, प्रेम धर्म उसका नाम रखा। जी पूरे विश्व को जी जी। एकजुट करने के लिए उन्होंने एक विश्व सेना का भी नाम रखा, आर्यन सेना। हम्म, और उन्होंने ओके। बहुत सारी तमाम पुस्तकें तो लिखी, लेकिन उनका जो ये था कि पूरे देश से हम कुछ सैनिक लेंगे और एक सेना रहेगी, जिससे कि कोई किसी के देश पर आक्रमण अगर करेगा तो वो सेना जो है उसी देश पर पहले आक्रमण करेगी, उसमें गलती नहीं जी देखेगी। बहुत सारी चीजें वो उन्होंने बना के रखा कि इस देश में सबसे बड़ी चीज है प्रेम। तो मुझे उनकी जी बड़ी जी। याद आ रही है, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा है राजा महेंद्र प्रताप जी को। और आपको सुन हम्म। करके, क्योंकि वो आप के जैसे थे भी, तो आप उनको अगर पढ़ेंगे, और वो पहले जो है स्वतंत्रता सेनानी है और बहुत ही महान है, जो पहली सरकार बनाई, पहली फौज जिन्होंने बनाई, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो रहे आजाद भारत, आजाद जो है भारत होने के बाद भी, और वो संसद हम्म। तक गए। ये सबसे बड़ी बात रही। और उनकी पुस्तकें पूरी दुनिया में जो है उस समय लोगों ने पढ़ी, लेनिन से लेकर के कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, सैकड़ों में। तो वो ज्यादातर अपने जी प्रेम जी धर्म को ही बढ़ावा देते थे कि दुनिया में प्रेम जाए। पहला भारत के अंदर एक जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने वाले थे, इसमें टेक्नोलॉजी का जो है पूरा
ज्ञान जो है दिया जाता था। उन्होंने पहली यूनिवर्सिटी आई थिंक कि मथुरा में जो है उन्होंने खोली थी, हाथरस की रियासत के वो राजा थे जी। जी क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप की विचारधारा और आपकी विचारधारा सेम, उनका दर्शन शास्त्र मुझे लगता है सेम एक जैसा है, क्योंकि जहां तक मैंने उनको पढ़ा है। नहीं, अब चूंकि मैंने उनको पढ़ा नहीं है, मैं बल्कि मैंने नाम भी आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ, तो मुझे नहीं बहुत पता बड़े, था कि मैंने क्या। कहा ना कि इस देश में पहली सरकार बनाने वाले और आजाद हिंद फौज के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति, मतलब अपनी अंतरिम सरकार के, उनकी सरकार का हाँ नाम मुझे इस समय नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जी जो है जी मुख्तारे हिंद सरकार, इस देश में बहुत कम लोग 0.000001% जिसमें आते होंगे, उसमें से हमारे जैसे एक दो लोग आते हैं जो इस चीज को याद रखे कि मुख्तारे हिंद। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओके। ने जो सरकार बनाई थी उसका नाम था आरजी हुकूमत आजाद हिंद सरकार। तो दो सरकारें थी, एक तो मुख्तार हिंद सरकार जो अफगानिस्तान से बनी थी, और उनका सपना एक ही था कि पूरी दुनिया प्रेम से चले, पूरी दुनिया जो जी है जी लड़ाई ही नहीं हो, उनका एक ही कॉन्सेप्ट था। और 32 साल 8 महीने 16 दिन पूरे देश से बाहर रहे, अपनी पत्नी को छोड़ हाँ करके, हाँ वो भी रानी साहिबा थी, बहुत जो है पैसा उनके पास था, पूरा उन्होंने गरीबों में तो जी जी अथाह बांटते थे पैसा, राजा महेंद्र प्रताप। और बहुत बड़ी शख्सियत जी है जी जो आज भुला दी गई, उनके नाम से टिकटें बनाई गई, और ये दुर्भाग्य है इस देश का जी। नहीं देखो, मैं तो इस बात को इस तरह से देखता हूँ कि अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा था या क्या उनका स्ट्रक्चर था, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर कोई काम का होता तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होता, लोगों ने क्योंकि उसको खत्म कर दिया। बहुत। अगर अगर वो पुस्तकें हाँ आगे तो बढ़ाई नहीं इस गई, इस उनके बाद में इसका उनको खत्म हाँ कर दिया गया। अगर काम हाँ का तो नहीं होता तो उसका उनको लेनिन नहीं पड़ता, काम का आप समझिए, एक नहीं लेनिन नहीं जैसा सर, व्यक्ति, आप समझते हैं ना। अगर नहीं नहीं काम नहीं का नहीं पढ़ने होता से उस नहीं समय होगा। जब पुस्तकें पहुंच नहीं पाती थी, उस समय जब मैं नहीं बात कर नहीं रहा हूँ वो 1915 की, उस समय कोई माध्यम नहीं होता था। उस समय अगर लेनिन से मुलाकात से पहले अगर लेनिन ये बोल देते हैं कि मैंने आपकी पुस्तक हाँ पढ़ी है पहले से, और एक बार नहीं 7 बार पढ़ी है प्रेम धर्म पुस्तक आपकी, तो जी 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 अगर लेनिन जैसा व्यक्ति 7 बार किसी एक पुस्तक को पढ़ ले, तो आप कैसे उसको देखते हैं कि वो व्यक्ति उस समय कितना बड़ा रहा होगा। नहीं नहीं इस बात को आप ऐसे करके समझिए ना कि किसी एक के या कुछ लोगों के कोई चीज पढ़ने और लिखने से ये तय नहीं हो जाता कि वो चीज सच में समाज के काम की है कि नहीं। सच में समाज उसको अपने लिए व्यवहारिक देख पाता है कि नहीं, उस बात पर भी है। कोई चीजें पढ़ने से बड़ी नहीं, अच्छी लेकिन लगती है। आपको क्या लगता है कि संपूर्ण समाधान मतलब आपकी केवल पुस्तक पहली है, इसके पहले किसी को ज्ञान नहीं था, या आपके पहले किसी का समाधान की तरफ ध्यान नहीं था? दोनों हाँ, समस्या जितना मैंने पढ़ा है उतने में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो व्यवहारिकता का ज्ञान देती हो ना। मतलब मतलब आज पहले तक कोई की ऐसी ऐसी पुस्तक नहीं बहुत। लिखी गई है जो व्यवहारिकता का नहीं ज्ञान दे। मुझे, हाँ मतलब जितना मैंने तो पढ़ा ये है उतने में व्यवहार तो नहीं आपको है। कहाँ अब से प्राप्त हुआ बाकी है, कि आपके अंदर एक कहाँ से शब्द आए कि आपको लगा कि नहीं व्यवहार है नहीं? ये किस सर, भाषा में आपने जो है उद्घटित किया? मैं हाँ दोनों चीजें जो है पूछता हूँ जी। सर, सीधी सीधी सी बात है, पीछे की पीढ़ियों से आगे की पीढ़ी ज्यादा समझदार होती है, क्योंकि उसे ज्यादा ज्ञान विज्ञान हम्म। मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ये एक ज्ञान के एक लेवल से आगे की चीजें ही खोजी जाती हैं। अब आज से 100 साल पहले का या 200 साल पहले का आदमी वो सब नहीं खोज सकता जो आज का आदमी खोज सकता है। आज उसके लिए संसाधन नहीं, तो ज्यादा है, आज का ज्ञान आदमी ज्यादा नहीं खोज है, सकता है, तो सारी मुझे चीजें दो ज्यादा चीजें है। बता दीजिए। जी नासा की उत्पत्ति बिल्कुल। कब हुई? कुछ सालों पहले, ठीक है। 100 साल भी हाँ अभी यस। पूरे नहीं हुए, मैं कहता हूँ 100 साल हो जी गए, जी ठीक है। सर, अब आते पूरी हैं साइंस ही 150 साल हजारों की है, सालों पूरी से। साइंस 150 साल की। हाँ हाँ, हस्तरेखा झूठा है, मस्तरेखा झूठा है, सब झूठा है, छोड़ दीजिए इसको। जी जी सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, आप कैलेंडर उठा करके देख लीजिए। केवल पूरी दुनिया में एक ही मिलता है सनातन धर्म में, और ज्योतिष, ठीक है, सिर्फ हाँ ज्योतिष। हाँ जी जी जहां पर पुराने कैलेंडर पड़े हैं, जब नासा की उत्पत्ति भी नहीं बनी थी, ये जो नासा जो है ये जी जी पैदा भी नहीं हुआ था, जी इसके जी पहले के जी आप जी उठा जी करके देख लीजिए, और उसी दिन उसी काल उसी मुहूर्त में वो चंद्र ग्रहण सूर्य हाँ ग्रहण हाँ पड़ता था। तब तो कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई विज्ञान नहीं था, जी लेकिन जी वो आज भी पड़ता आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल जो नवग्रहों की जी जी संरचना जी बताई थी, तो आज क्या 10वां ग्रह खोज लिया गया, दूसरा। और तीसरा, जिस समय नासा बिल्कुल ही नाम पतन था ही नहीं, अकबर के दौर में, बाबा जी तुलसीदास जी ने जो सूर्य की दूरी लिखी है उसको नासा ने बोला है। मतलब दोनों चीजें कहीं ना जी कहीं तो जी आपको मानना पड़ेगा ना। और वो भी पांडुलिपि जो प्रतियां हैं फ्रांस में रखी है बाकायदा, नहीं उनको जो है ये नहीं माना है नहीं नहीं इसको चीनी नहीं वैज्ञानिकों नहीं ने। तो आप कैसे आप इस तक समझ इसको करते हैं, जुटला सकते हैं जी। नहीं नहीं इसको समझिए। एक तो देखो, ग्रहों में जो नवग्रह हैं उनमें राहु केतु के भी वो ग्रह जो ये ग्रह नहीं पाए जाते हैं, समझिए। एक तो ये दो ग्रह गलत है पहले वालों में, ये ग्रह पाए ही नहीं जाते। ठीक, एक तो ये करेक्शन कर लीजिए। दूसरा ये कर लीजिए कि ज्योतिष और हस्तरेखा ये दो अलग चीज हैं, इनको एक साथ मत जोड़ दीजिए। नहीं, मैं ज्योतिष को बोल रहा हूँ, ज्योतिष, मैंने कहा कि हस्तरेखा को मत मानिए, मैंने कहा कि ये भी एक ज्योतिष के साथ ही है, हाँ उसको आप इसीलिए, जोड़ यस दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हाँ सूर्य वो ग्रहण जोड़ चंद्र दीजिए।
और ज्योतिष, नासा से पहले यस बताया जो, जाता था या नहीं? नासा से पहले हाँ हाँ बताया जाता था? वही बता रहा हूँ। तो ज्योतिष से तो नासा से पहले भी साइंटिस्ट होते थे ना, भारत में भी उस तरह के होते थे जिन चीजों को ऐसे दूर से देख के और उनकी गणनाएं की जा सकती हैं, तो उस समय लोग करते थे और उससे जितना जान पाए कहाँ थे, है, चंद्र ग्रहण, मतलब वो सूर्य ग्रहण कहाँ जान है पाते यंत्र, थे। मतलब वो यंत्र कहाँ है, मुझे भी तो पता चले। ये नहीं नहीं, इसके यंत्र होंगे ना, ऐसा तो अभी मैंने तो अभी तो मैं रिकॉर्ड कहाँ सुना से नहीं, मैं आपके मुख मैं से कहाँ सुन रहा से, हूँ ये जी। जी। अरे सर कुछ तो होगा ना जिससे जाना होगा, नहीं तो बिना नहीं, यंत्र के कुछ नहीं कैसे था, जाना होगा। बिल्कुल नहीं था, केवल ज्योतिषीय गणना के अनुसार ही सिर्फ होता था। जो चीज तर्क है उस पर या तो आप अरे उसको स्वीकारें कि हमें पता अरे नहीं है, अरे तो अरे हम इस सर, पर बात अरे नहीं सर रखना ज्योतिष, चाहते, लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि मुझे सब कुछ मालूम है, तो मुझे लग रहा है कि फिर ये तर्क नहीं नहीं जो है वो तर्क की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आप जिसको जो चीज है नहीं उसको आप पैदा करने की अगर अपनी दिमाग से कोशिश करेंगे कि नहीं ये चीज है या होनी चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो चीज सही है, तो वो एक तर्क फिर अलग हो जाएगा, जिस पर मतलब जैसे आपने कहा राजा ये महेंद्र प्रताप के बारे में नहीं पता, तो आपने साफ कह दिया कि नहीं पता, तो क्योंकि आपको पता है कि उस पर आगे चर्चा जाएगी, मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, तो वो एक नहीं अलग मैं चीज है। तो जिस नहीं चीज के बारे में आपको पता नहीं है, जिस पर मैं बोल रहा हूँ नहीं कि तो उस पर आप नहीं नहीं अपना मैं आपको निर्णय ले मैं सकते हैं कि आपको नहीं मुझे नहीं पता है जी। नहीं नहीं मैं आपको यंत्र बताऊं, जैसे सूर्य घड़ी कई जगह बनी हुई है भारत में, आपको पता होगा तो। हम्म। हम्म। हाँ, तो जैसे सूर्य घड़ी बनी हुई है, तो ये इस तरह के ही, इसी तरह के यंत्र है, जैसे कहाँ सूर्य बना घड़ी है, मैं वही तो। तो आपसे पूछ रहा हूँ। जब आपको अरे अगर सर पता है तो आप मुझे बताइए, एक तो अगर नहीं पता है तो आप उस एक पर ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता है जी। एक तो दिल्ली में ही है आप, जो जंतर मंतर है, एक तो वहां पर ही है। हाँ नहीं, क्या वो है, भी एक जंतर मंतर वो से भी एक देखा यंत्र जाता है। था? ये तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है जी। अरे अरे वो नहीं देखा जाता जंतर था, मैं मंतर तो तो उदाहरण अंग्रेजों ने के, बनवाया था, क्या बात करते हैं आप? जंतर मंतर तो अरे अंग्रेजों ने बनवाया था, और ये जो अरे ज्योतिषी तो है ये तो जो ज्योतिष शास्त्र है तो बहुत पुराना है। बाबा तुलसीदास से लेकर के वो किस समय सन में हुए थे, अकबर उस समय अंग्रेज कहाँ थे, कहाँ जंतर मंतर था उस समय? कमाल करते अरे हैं सर ये आपका मैं भी जो उत्तर आपका आ रहा है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसका, जंतर मंतर तो बहुत बाद में बना। अरे सर मैं ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे जंतर मंतर है तो जी, उसके लेकिन पहले के उदाहरण कुछ नहीं हो रहे होंगे, सकता ना जी। देखिए तोड़ संपूर्ण फोड़ दिए समाधान गए का होंगे, मतलब, अब अभी थोड़ी बचे रहेंगे, तोड़ देखिए फोड़ दिए गए देखिए होंगे। मैं कुछ चीजों पर आपको बता दूं, केवल उदाहरण के तौर पर आप सवाल को आप केवल अलग कर सकते हैं कि जिस चीज पर मुझे लगता है कि हमें जहां पर नहीं आता है तो हम नहीं वहां नहीं पर ये नहीं समझते हैं, नहीं जैसे बहुत सारे लोग नहीं लॉजिक नहीं करते देखो, हैं, जैसे आज के दौर में लोग क्या कहते नहीं हैं, नहीं, आज के दौर में प्रेम जी साहब, सिरोही साहब, मैं आता हूँ एक जी सवाल। जी 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 बहुत सारे जी लोग बौद्ध धर्म के क्या कहते हैं कि मैं संत रविदास जी को मानता हूँ, लेकिन जो हिंदुओं में होता है वो आडंबर है, चमत्कार जो है वो ढोंग है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन मैं ये जी समझता हूँ वही लोग संत रविदास की जयंती मनाते हैं। अब मुझे एक लॉजिक जी मैजिक आप ये बता दीजिए कि जो गंगा जी में सामान होता था वो कटौते से कैसे निकलता था, इसका वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्या फिर संत रविदास जी ही चमत्कारी थे पूरे संसार में, उसके अलावा कोई था नहीं? और अगर हाँ, तो हैं इसीलिए तो तो फिर गलत या तो बात है सारे ना ये। हैं या तो नहीं है तो कोई नहीं है जी। जी जी बिल्कुल सही बात है, अगर चमत्कार होते तो हैं तो कैसे फिर कटौते से मिल और भी सकता लोग है? चमत्कारी हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, नहीं, तो मैंने मैं तो कहा बता रहा हूँ ना गंगा जी आपको, में खोया सामान कैसे भाई कटौते कोई, से मिल सकता है? हाँ इसीलिए तो बता रहा हूं मैं कि अगर कोई खोज हुई है कभी भी, आज से 400 साल हाँ पहले हुई हो, 4000 साल पहले हुई हो, जी तो उसके जी। लिए जो चीजों की जरूरत थी, अगर यंत्रों की उसके लिए जरूरत थी, तो यंत्र बनाए होंगे। अब नहीं नहीं, उपस्थित यहाँ है उस यंत्र समय के, पर काम जैसे नहीं है, यहाँ यंत्र का सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोग इस देश के अंदर ही मान के बैठे हैं, जैसे जैसे हमने आज बात पेजर की कहाँ मिलता है। नहीं, जैसे मैं आपसे किसका? पूछूं कि अभी आप मुझे पेजर नहीं, बताइए कहाँ बाबा है। अब तुलसीदास जी पेजर ने तो जो था, हनुमान अभी तो चालीसा नहीं लिखा है मिलेगा। उसमें तो साफ साफ लिखा है सूर्य की दूरी, और इसको जो है नासा ने भी जो है पूरा अरे इसको प्रूव अरे किया तो है, कोई आप तरीका, देखेंगे अभी खोज करके। तो कोई तरीका रहा होगा बोला ना है जिससे बिल्कुल उन्होंने वो निश्चित दूरी दूरी है, निकाली उसके होगी। लिए बाबा ने बिल्कुल कोई कोई किसी यंत्र से नापा ही नहीं है, और उन पांडुलिपियों को भी जो है नहीं तो कैसे जो बताया, वैज्ञानिकों ने नहीं तो बाकायदा इसको प्रूव किया है कि ये उसी सन में उसी शताब्दी में लिखी गई है जी। नहीं तो आप बताइए ना कि जब कोई यंत्र नहीं नहीं, था तो मतलब मैं उन्होंने ये मापा समझना कैसे, चाहता हूँ कि ये लिखा आपका, नहीं उन्होंने। नहीं आप संपूर्ण समाधान से इस देश में लोगों को समाधान आप देंगे, या फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमसे पहले कोई कुछ हुआ नहीं है, केवल हम ही हैं जो ज्ञान लोगों को दे सकते हैं, ये कहने का आपका प्रयास है? नहीं क्योंकि मेरा सीधा सवाल नहीं है नहीं आपसे जी। नहीं देखो, अभी तक जो हुआ है वो सामने है हमारे, और पीछे के लोगों ने जो प्रयास किया है उसी का ये परिणाम है। अभी हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, ये पीछे के लोगों के द्वारा ही की हुई व्यवस्था है। जी। मैंने और आपने तो नहीं की है ना, ये पीछे के लोगों के द्वारा ही की हुई है, जो जो लेकिन अगर कभी भी पांचवी हुई है क्लास किसी को भी कोई समय व्यक्ति काल में। ये कहे, कोई कोई हाँ छात्र अगर 5वीं से 8वीं में पहुंच जाए और वो कहे कि नहीं 5वीं में तो कुछ था ही नहीं, सबसे बढ़िया 8वीं है, वो इसलिए बढ़िया है कि यहाँ पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। 8वीं वाला नहीं नहीं तो मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए, 10वीं में पहुंच जाए, वो कहे नहीं पीछे वाला तो बहुत बेकार था, क्योंकि वो पीछे था। नहीं तो मैं लेकिन कम से कम नहीं व्यक्ति तो को ये मैं भी तो देखना चाहिए कि जो क्लासें पीछे हैं क्या उनको हमें छोटा समझना चाहिए? वो जहां पर है वो बहुत महान है,
क्योंकि वो जो है प्रारंभिक चीजें हैं, उनको जो है हमेशा उनका अपमान करने की बजाय या उनको छोटा बताने की बजाय उनको वहीं पर वो यूनिवर्सिटी से ऊपर क्यों नहीं है। अगर वो नहीं होती तो यूनिवर्सिटी तक का रास्ता तो तय नहीं हो पाता, तो वो यूनिवर्सिटी से बड़ा होने की ताकत और क्षमता दोनों रखती है। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो 2000 साल पहले ऐसे टेढ़ी मेढ़ी और उबड़ खाबड़ सड़क बनाई जाती थी वो महान थी, और आज की सड़क से उसको छोटा नहीं बताना चाहिए। आप कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब उसी 2000 साल पुरानी तरह की सड़क को ही आज भी बनाना चाहिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं? हेलो हेलो। जी, आवाज आ रही है आप तक? सर अब हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन जी जी, आवाज आप नहीं दिखाई आवाज पड़ रहे बहुत सारी हैं। हाँ, आ रही है मुझ तक आवाज आपकी, लेकिन मेरी नहीं आ रही आपको। जी जी, हेलो? आपकी आवाज पहुंच पा रही है। जी 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 जी, हाँ आपकी आवाज पहुंच पा रही हाँ हाँ, पहुंच पा रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 2000 साल पहले की जो सड़क होती होगी वो भी सड़क तो थी ही, लेकिन आज की सड़क की तो तुलना में बहुत ही कमजोर है। अब उस सड़क को हम आज के जीवन में तो स्थान नहीं दे सकते ना। आज की जो सड़क है उसको स्थान देंगे, और भविष्य में और इससे बेहतर क्या सड़क बन सकती है उसकी बात करेंगे। पीछे की बात करेंगे क्या कि 2000 साल पहले वो ऐसे झाड़ियों वाली जो सड़कें थी वो बड़ी महान थी और अभी हमें उनको बना के रखना चाहिए, ऐसी तो बात नहीं करेंगे ना अभी हम। नहीं, लेकिन उनका फायदा क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले लोगों के लिए जीवन महत्व था। आज आप वीडियो देख रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या हुआ उससे? क्या जी पंछी नहीं मर रहे हैं? क्या जीवों की हत्या नहीं हो रही? ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ रही? कितना एडवांस कर लिया हमने। क्या लोगों में आज एक पेड़ लगाने तक की चेष्टा हम डाल पाएंगे? उनके अंदर कोई चेतना रहेगी क्या मनुष्य के अंदर? या चलते नहीं नहीं, लेकिन फिरते हमने नहीं। रोबोट तो तैयार कर दिए, क्या उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज बची है? मैं ये जानना आपसे अरे सर, उस दुनिया में राजाओं के बीच में इतने युद्ध होते रहते थे, लोग बीमारियों से इतने मरते रहते थे कि एवरेज एज नहीं होती थी, जबकि ज्यादा लोग पैदा होते थे फिर भी जनसंख्या नहीं बढ़ती थी। आज लोग पैदा कम कर रहे हैं और फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है। ये सब आपको अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये भी तो अंतर देखिए ना। ठीक है, कुछ चीजें खराब नहीं है। ये खुशी मनाएं या खाने को नहीं रह गया है, ये खुशी मनाएं। हमें क्या खुशी मनाई जानी चाहिए? पहले एक विवाह होता था, आज 4 बीवी 40 बच्चे कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो विज्ञान आज हमें ये बता रहा है ना, 4 बीवी 40 बच्चे से एड्स होता है, एक से अधिक से संबंध बनाओगे तो एड्स होगा। तो ये तो बहुत पहले जो है लोगों ने कर दिया था। उस समय कितने समझदार थे, और वो नियम ऐसे था कि एड्स के लोग नहीं थे। आज देखिए कि आप बाहर जो है 100 नहीं, तो वो लोग मरते क्यों? 2 लोग 3 लोग पाए जा रहे हैं, तो हम कितना एडवांस हो चुके हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर 10 शादियां अपने जीवन में कर रहा है तो हो रहा है ना उसको, ये बीमारी तो फैल रही है ना। तो आप पुरानी चीजों में और नई टेक्नोलॉजी में और नई शिक्षा में, नए संस्कारों में अंतर भी तो देखिए ना, क्योंकि बात तो हर विषय पर होगी। जिंदगी है तो समाधान है। अरे सर, दोनों चीजें देखनी होंगी ना। पहले भी कुछ चीजें अच्छी थी, बहुत सारी चीजें खराब थी। आज भी कुछ चीजें खराब हैं, कई सारी चीजें अच्छी हैं, तो ये तो आज भी देखना है। जैसे मानते हैं ना, हमें 2000 साल पहले देखना है, बहुत सारी पहले भी चीजें अच्छी थी, बहुत सारी चीजें खराब थी। मतलब वो चीज चलती रहेगी, एडवांस भले ही, लेकिन उनमें अंतर पैदा होता रहेगा। हाँ, तो भाई तो है क्या चीजें? यही है ना कि जो चीजें आज खराब हैं वो कल को और ठीक कर लें, जो कल को भी खराब बचेंगी उन्हें परसों को ठीक करेंगे। यही तो है तरीका, और क्या तरीका है? आप देखिए ना, जैसे प्रकृति में पहले हमारे लोग एडवांस अगर नहीं रहे होंगे तो उन्होंने एक विवाह की परंपरा क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई कि अगर अधिक शादियां करेगा तो भाई ये इसके साथ ऐसा हो जाएगा। आज एक साथ में भाई बहन के साथ में शादी नहीं कर सकते, उसका भी लिखा है, और वो भी आप आनुवंशिक लक्षण भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि विज्ञान ही उन पर बोल रहा है कि ये बहुत सही लिखा गया। और पहले के लोग कितने जो है मानते हैं, उन्होंने बोला कि अगर अधिक शादियां करेंगे तो एड्स होगा, एड्स से मर जाएगा व्यक्ति। नहीं करेगा, मरेगा या नहीं? नहीं, आप इस चीज को तो मानते हैं ना, विज्ञान को तो मानते हैं। सर कहीं नहीं, प्रेम जी विज्ञान को मानते हैं ना। एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाने पर एड्स होता है या नहीं? इसको आप सहमत हैं या नहीं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी, किसी विज्ञान ने नहीं कहा है कि एक से अधिक लोगों के साथ संपर्क बनाने से एड्स होता है। नहीं बोला है, मैंने तो कहीं नहीं सुना। बिल्कुल नहीं, विज्ञान ने बोला है एक से अधिक सही। अगर आप संपर्क बनाते हैं दिखा दीजिए किसी चीज के लिए, नहीं तो फिर आपको लगता है कि नहीं, जो वैज्ञानिकों ने जो आप मुझे दिखा दीजिए ना फिर, उनके लिए जो बनाई हुई है वो चीजें गलत है ना। पहले किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा से संपर्क करने से एड्स हो जाता है? कुछ मैंने पहले से किसी शास्त्र में पढ़ा है? बिल्कुल लिखा हुआ है, थोड़ी होता है, लिखा हुआ है। कमाल करते हैं आप, क्या बता रहे हैं आज? नहीं तो आप डीएनए को लेकर के तमाम चीजों, आप उसी विज्ञान को मान रहे हैं एक तरफ, लेकिन आपके हिसाब से अगर विज्ञान नहीं चल रही तो आप नहीं मान रहे।
अरे सर वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, विज्ञान में भी सब कुछ ठीक नहीं है ना, आज भी ठीक नहीं है, कल भी ठीक नहीं था, अभी कल हो विज्ञान सकता भी है कि आपके लिए ठीक हो ठीक नहीं जाए। रहेगी। मैं चलिए, नहीं बहुत अच्छी आज अरे चर्चा जो है चली अरे है, समय भी बच अरे रहा सर है। विज्ञान, लेकिन आज अरे जो सर आपने जो विज्ञान सवाल तो किए खुद ही हैं उससे एक चीज तो लग सर, रही है कि केवल आप अपने अरे तर्क सर रखना चाहते हैं। नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, आप सर मैं तो मेरी तर्क रखूंगा ना, आपके वाले कैसे, मैं नहीं कैसे वो तो रखूंगा सही आपके है, तर्क। लेकिन आप किसी चीज को तो कंप्लीट आप फिर समझिए ना, कि कोई तो मानिए कि अरे आपके सर अलावा भी कंप्लीट है, कोई है। अरे सर कंप्लीट जी, अभी है नहीं, अभी विज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, पीछे के शास्त्र भी कंप्लीट नहीं है, तो कैसे कंप्लीट मान लें ये तो बताइए। तो कुछ लोग विज्ञान की चीजों को कुछ सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं, तो उसी तरीके से है। तो लोग मानते हैं पर संपूर्ण समाधान कहाँ? तो वैसे तो है ना, वैसे ही इसीलिए मैं और आप यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं। अगर अगर पीछे की जी, चीज कंप्लीट है या विज्ञान मैं कंप्लीट वही है, वही तो तो फिर आपसे मैं मैं और जानना चाह रहा हूँ कि मैं और आप भी आप चर्चा ऐसे क्यों कर रहे हैं आप फिर। उसमें। जी, लेकिन लेकिन जो वैज्ञानिक है वो तो आपको भी चैलेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप उनकी किसी चीज को अगर आप हाँ ये हाँ कहते तो हो कि नहीं हो करेंगे ना सकती है, बताइए। भाई, वो चैलेंज हाँ, करेंगे और उसमें चर्चा होगी। जैसे मैं जी, चैलेंज कर रहा हूँ जिन चीजों को, जैसे पुराने दर्शन को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो उसमें चर्चा होगी ना, बिना चर्चा के कैसे कैसे ये बात स्टेब्लिश होगी कि मेरी बात सही है या नहीं, गलत लेकिन है। आप जब चर्चा वेदों तो की या होगी ना उस दर्शनों पर। के दर्शन शास्त्रों की बात करते हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने आज तक तो कहीं नहीं लिखा, अपनी पुस्तक में कहीं नहीं लिखा होगा कि नहीं कुरान को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं चैलेंज। नहीं नहीं, मैं तो और कह पूरी रहा हूँ दुनिया आपसे में हिंदू आप, राष्ट्र तो एक ही है। जब अरे दुनिया सर मैं आपके जब आप चैनल पूरी पे, दुनिया की बात अरे करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा रहने वाले देश तो मुस्लिम देश है ना, इस्लामिक देश है, ये भी तो आपको समझना चाहिए ना। पूरी दुनिया अरे आप अरे जोड़ने सर चले हैं, लेकिन दुनिया में जो जी बहुसंख्यक है नहीं नहीं उनको नहीं समझाने नहीं का नहीं, प्रयास करिए ना आप। जी, हाँ हाँ सभी को समझा, सही देखो सभी को समझा रहे हैं, आप भी दुनिया में से एक आदमी होते हैं, और नहीं आपके भी मैं जितने है, दर्शक हैं मैं हूं, तो फिर आप वो भी एक इसी व्यक्ति की दुनिया में बात से करिए, या लोग तो हैं। हिंदुस्तान की बात करिए या दुनिया की। दुनिया में जब बात करें तो पहले बहुसंख्यकों को नहीं समझाने अभी का प्रयास अभी तो चैनल, जी, सर अभी तो चैनल पे बात हो रही है ना, तो आप अकेले भी नहीं है ना, और भी आपके दर्शक भी सुन रहे होंगे, तो नहीं वो भी लेकिन हैं। यहाँ तो दर्शक होंगे, वो तो सुनेंगे जी। हाँ जितने भी होंगे, और ये तो रिकॉर्डेड हो जाएगा, इसको बाद में भी लोग देखेंगे। और दूसरा ये है बिल्कुल बिल्कुल। कि किताब चैलेंज करने के लिए नहीं लिखी है, किताब में तो एक सिस्टम लिखा हुआ है पर्टिकुलरली उसके लिए है। लेकिन आपके चैनल पे मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि पीछे के जितने भी दर्शन है, मैं सभी दर्शनों को यहाँ से चैलेंज करता हूँ कि उनमें मूलभूत कमियां हैं, मूलभूत गलतियां हैं, जिन्हें मैं ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसके लिए मेरे साथ कोई भी चर्चा में आ सकता है, या मुझे कोई भी चर्चा में बुला सकता है। जी बिल्कुल। ओके, तो ये हमारे साथ में आज थे दार्शनिक प्रेमजी सिरोही जी, जो हमारे साथ जी 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 एक्सक्लूसिव थे, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर सवाल के जो है जवाब भी दिए। और मैं चाहूंगा कि पुस्तक जो संपूर्ण समाधान हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप इसको अमेजन से, फ्लिपकार्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप इनके कार्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं। आप दार्शनिक प्रेमजी सिरोही आप डालेंगे सोशल मीडिया पर, ये आपको मिलेंगे, और आप इनके साथ में सीधे जुड़ करके भी आप तमाम चर्चाएं कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, जी वंदे मातरम। जी जी जी, और